हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्ज़ाम। जैसा कि मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में कृषि का पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था, आज मैं आप लोग को कृषि का पार्ट 2 कंप्लीट कराऊंगा। ये थोड़ा सा इसमें क्या क्या चल रहा है, घटना चक्र का इसका मैं फैक्ट ले रहा हूँ हैंड रिटन फॉर्म में। इसको नोट्स कंप्लीट कराया गया है। उसके बाद इसकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसके बाद इसकी फ़ीस है टोटल 499, जिसमें आप नीचे कोई क्यूआर कोड प्रोवाइड किया गया है, उसमें आप इंडिविजुअल फैकल्टी को इसमें आप दे सकते हैं। ये एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करेगा फैकल्टी के लिए, और ऐसे भी ये जो है यूट्यूब पर आप लोग के लिए फ्री अवेलेबल रहेगा। आप जैसे आप इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्डली फोर्स टू एवरीवन, इट डिपेंड्स ऑन टोटली यू। देखिए, ये आपका क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड पे आप अपने इच्छा से आप इसमें आप सेंड करना सकते हैं। इसकी फ़ीस है 499 यूपी स्पेशल कंप्लीट। इसमें आपका मेंस का छोड़ करके जो प्री का है, प्रीलिम्स के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद यूपी पीसीएस प्री, आरओ एपीएस सभी एग्ज़ामों के लिए यूज़फुल रहेगा। टोटल कंप्लीट ए टू जेड हैंड रिटन फॉर्म में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आप लोग को कल का क्विक रिवीजन करा देता हूँ। कल के लेक्चर में क्या क्या आपका हो चुका था, इसको पहले मैं जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र कृषि किस अर्थव्यवस्था में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। संबंधित क्षेत्र इसमें क्या क्या होते हैं, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन हो जाता है। उस पर ये जीडीपी में कितने % हिस्सेदारी करता है, प्रेजेंट टाइम में 20% जीडीपी में हिस्सेदारी करता है। कितना मिलियन टन, 305 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा है इसमें। उसके बाद जब आज़ाद हुआ था देश, आवर कंट्री जब आज़ाद हुआ था तो उसमें 52% कंट्रीब्यूशन करता था, और उसके बाद 52 मिलियन टन होता था। इस 19-20 में ये 75% आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब कि इतना इसकी हिस्सेदारी जो होता है उसकी हिस्सेदारी। फिर 297 मिलियन टन इसमें प्रोड्यूस कर रहा है। फिर जीडीपी में इसका फुल फॉर्म आपको लोग को मैं बता दिया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर उसके बाद वर्तमान में इसकी कितना 40% मशीनीकरण हो चुका है। फिर सार्वजनिक रोजगार क्षेत्र कृषि से ही आता है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर में हमेशा प्रोवाइड करते हैं। आप इसमें एक देखे होंगे, एक साइलेंट बेरोजगारी। आप जब इसको डिस्केस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जब पढ़ेंगे, उसमें आता है कि कृषि के क्षेत्र में जैसे 1% एक इस फील्ड को कंप्लीट कर सकता है खेती के लिए, लेकिन गांव में लोग इतने फ्री हैं, उनके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है कि उतने ही काम को करने के लिए परिवार के पूरे लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें चाहते तो 1% ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, इसको साइलेंट छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, कि उसमें पूरा परिवार लगा हुआ और काम चल रहा है, और ये चीज़ उनको पता भी नहीं चलता है। तो इस चीज़ पे हम लोग को इस चीज़ को समझना चाहिए। जो 1% उस काम को कंप्लीट कर सकता है, तो उसमें पूरी फैमिली को लगना उसमें कंपलसरी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज़ को जो इतने लोग फ्री हैं, 4 to 5 लोग फ्री हैं, इसको आप अदर जगह यूज कर सकते हैं, अदर जगह उनको लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को इम्प्रूव करना। उसके बाद इसमें डायरेक्टली 55% लोग क्षेत्र पर निर्भर है। उसके बाद प्रत्यक्ष आप मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट 60% होता है। फिर आप लोग को मैं बता दिया था खरीफ की फसलें में क्या आपका होता है, धान, रबी की फसलें में गेहूँ, जो खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल, उसके बाद जायद की फसल, इसमें मार्च अप्रैल में जाता है। और उसके बाद इसकी ककड़ी इंपॉर्टेंट होता है इसका। उसके बाद कितना % योगदान होता है, प्रत्यक्ष 55%, अप्रत्यक्ष 60%। उसके बाद जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16.5%। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, जूट उद्योग, चीनी उद्योग। फिर उसके बाद कितने इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इसमें यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट फसलों के प्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आप लोग को इसलिए रिवीजन करा दे रहा हूँ। खाद्यान्न फसलें में कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट मुख्य फसलें, फिर उसके बाद मोटे अनाज, फिर माइक्रो अनाज।
उसके बाद नकदी फसलों में आपका कौन कौन से आते हैं, चाय, कपास, जूट, गन्ना। तिलहन फसलों में सूरजमुखी, अलसी, अरंडी। दलहनी फसलों में अरहर, चना, मूंग, उड़द, तूर, मसूर, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका खाद्यान्न फसलों में आपका मोटे अनाज देखिए, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, उस पर सूक्ष्म, सावा, काकुन, मड़ुआ, कुटकी, चावल, गेहूं, धान। तो ये आपका कैटेगरी हमेशा से, अगर कोई बोल दिया मसूर, ये किस कैटेगरी में आता है, अरहर किस कैटेगरी में आता है, सरसों किस कैटेगरी में आता है, जूट किस कैटेगरी में आता है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आप लोग को टैकल करना पड़ेगा एग्जाम में, हॉल में। अब ये मैं आप लोग को आज ये क्या करता हूँ, एग्रीकल्चर होल्डिंग, कृषि जोत, जो एग्रीकल्चर होल्डिंग है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, भूमि का वह क्षेत्र जिसका प्रयोग किसान खेती हेतु करता है, मतलब जिस लैंड एरिया में खेती हेतु करता है उसके लिए बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड, कृषि जोत। अब दूसरी बात, इसमें एक टर्म आया हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या होता है, जैसे 1 हेक्टेयर, देखिए भारत में जो यूपी में पहले एक चलता है बिस्वा, उसके बाद आपका चलता है एयर, और अलग अलग सिस्टम में चलता है। तो उस सब की यूनिट क्लियर नहीं रहती है कि कितने बाई कितने जाता है। जब यूनिट किलोमीटर या मीटर में इसका मेजरमेंट होता है तो वो डिफरेंट आती है। जैसे इस एरिया में पूर्वांचल कुछ क्षेत्रों में 8 बिस्वा का 1 बीघा होता है, कुछ जगह पर 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। तो इस तरह से भी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जब रियल मेजरमेंट होता है हेक्टेयर में, अगर आप बोल दिए 1 हेक्टेयर तो आपको समझ में आ जाता है कि हेक्टेयर कुछ प्रॉब्लम। तो 1 हेक्टेयर मीन्स 100 मीटर लेंथ और 100 मीटर विड्थ, तो इसको 1 हेक्टेयर बोलते हैं। हेक्टेयर के क्या आता है, अगर किसी का 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ा आपका वर्ग क्षेत्र का जो एरिया आता है उसको बोलते हैं 1 हेक्टेयर। सॉरी, सीमांत जोत जिसका 1 हेक्टेयर से कम जोत होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर, उसका बोलते हैं 1 हेक्टेयर से कम। फिर लघु, स्मॉल वाले में कितना, तो 1 से 2 हेक्टेयर के जो आते हैं मध्य जोत आता है उसको बोलते हैं लघु। फिर अर्ध मध्य जोत 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य जोत आता है उसको सेमी मीडियम बोलते हैं। फिर मध्य जोत के साथ 4 to 10 हेक्टेयर के बीच में जो आता है मध्य जोत आता है, मीडियम आता है। उसके बाद बड़ी जोत जिससे 10 हेक्टेयर से अधिक आता है, लार्ज। तो हेक्टेयर जो 100 मीटर जिसका क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल एरिया 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा, उसमें हेक्टेयर आता है। सीमांत वाले में जो 1 हेक्टेयर तक, मार्जिनल वाले में आता है। फिर लघु वाले में 1 से लेकर 2 हेक्टेयर। फिर अर्ध माध्य वाले में 2 से लेकर 4 हेक्टेयर, सेमी मीडियम के आता है। फिर मध्य में माध्यम जोत में 4 to लेकर 10 हेक्टेयर के मध्यम जोत आता है उसके मीडियम बोलते हैं, उसको 4 to 10 हेक्टेयर के बीच में। और बड़ा जोत जो होता है उसमें आपका 10 हेक्टेयर से लेकर अधिक आता है। अब देखिए, अब मैं आप लोग को क्या करना, उत्तर प्रदेश का देखिए जो अब इसमें डेटा कलेक्ट किया है उस हिसाब से भारत में औसत जो है क्षेत्रफल है वो कितनी % लोगों के पास है, 1.08 हेक्टेयर। मतलब कि प्रत्येक फार्मर के पास, फैमिली के पास 1.08 हेक्टेयर है। और यूपी में 0.73 हेक्टेयर, मतलब यूपी की कंडीशन और ही ख़राब है। जो ये एवरेज है ये 1.08 है, तो इसका मतलब कि ये एवरेज है, इससे भी बिलो बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास एकदम कम है। अब आप देखिए कुछ लैंड लॉर्ड होते हैं उनके पास तो कई हेक्टेयर लैंड पड़े हुए हैं, तो उनका, और कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनके पास एकदम नहीं है, तो उन सबको मिला करके एक एवरेज जो निकाला जाता है वो बोलता है 1.08 हेक्टेयर। आप पंजाब के किसान चले जाएंगे या आप कुछ अपने यूपी में ही जो कुछ स्पेशल कैटेगरी के हैं उनको जब देखेंगे तो उनके पास 50-50, 100 हेक्टेयर लैंड है। और ऐसे कुछ एरिए हैं, ऐसे कुछ इंडिविजुअल जिनके पास अपने हाउस के लिए लैंड नहीं है। तो उन सब का जब आप एवरेज निकालेंगे तब आपको उसको रियल वैल्यू पता चलेगी, जो वास्तविकता है उससे पता चलेगी। औसत से ऐसा लगता है कि 1 हेक्टेयर 1.0 हेक्टेयर मतलब पर पर्सन है, लेकिन ये रियलिटी डाटा, रियल इन्फॉर्मेशन ये डाटा नहीं प्रोवाइड करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना, 0.73 हेक्टेयर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, ये एवरेज है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम इसमें नहीं पता है, ये आप समझ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 सेक्टर में बांटा गया है, जो मैं आप लोग को इंडिविजुअल मैप के थ्रू रिवीजन भी करा दिया था।
देश में कुल कृषि का योगदान कितना परसेंट है? 10.41% यूपी के अंतर्गत आता है। मतलब यूपी कितना परसेंट एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करता है? 10.41%। कुल क्षेत्र में बोया गया क्षेत्रफल कितना? 165 लाख हेक्टेयर, 165 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की गई है। और उसमें सिंचित मतलब इतने में बोया गया, वाटर अवेलेबल मतलब सिंचाई के लिए वाटर अवेलेबल कितना? 143.4 लाख हेक्टेयर वाटर अवेलेबल है। मतलब 143.4 लाख हेक्टेयर पर वाटर अवेलेबल है और यूपी में हुआ है 165 लाख हेक्टेयर। फिर भारत में कृषि क्षेत्र संलग्न व्यक्ति 55% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। फिर उत्तर प्रदेश में कृषि से संलग्न कितने व्यक्ति हैं? 59.2%। मतलब 60% लोग कृषि में उत्तर प्रदेश से आपके जुड़े हैं। कृषि का क्षेत्र कृषक 29.7% और कृषक मजदूर देखिए 59% मतलब 60% लोग यूपी के कृषि में जुड़े हैं, जिनके पास, अब ये समझ लीजिए, कृषक हैं जो फार्मर हैं, 30% के पास फार्मर हैं जिनके पास लैंड वो फार्मर करते, और 30% अप्रॉक्स 30% के पास लैंड ही नहीं है, दे आर लेबर, दे आर कृषक मजदूर। तो अब यही समझ लीजिए 7.3 हेक्टेयर एवरेज है, तो एवरेज में ये भी आता है। तो इसका मतलब है कि आप मोटा मोटा समझिए जिनके पास है इसकी डबल लैंड है, मतलब 7.3 का मतलब 1.5 हेक्टेयर तक इनके पास लैंड अवेलेबल है। तो कृषक मजदूर जिनके जो सिर्फ लेबर हैं वो एक दूसरे के खेतों में करते हैं या बटाई पे काम कर लेते हैं, हाफ 50% करते हैं, 50% प्रोवाइड करते हैं। खैर ये सरकार को समझना फैक्टर है, इस लोग को इसकी गहराई तक मैं आप लोग को बताना था उसका। फिर एग्रीकल्चर में कितने परसेंट आता है? बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आता है। राज्य व्यवस्था में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन करता है? इसकी अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट करता है? कृषक 27% करता था 21-22 में, 26%। अब कृषि से संलग्न 25% था, अब 24% हो गया। अब उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा है जो आप लोग के याद कर लें। औसत जोत कितना है? 0.73 हेक्टेयर यूपी में, भारत लेवल में 1.08 हेक्टेयर। गणना 2015-16 में की गई। देश की कुल कृषि योग्य उत्तर प्रदेश से कितना? 10.41%। भूमि की तुलना में यूपी में कृषि योग्य भूमि कितना है? 18.84 हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्रफल है। उसके बाद शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल जो जिस पे वाटर अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, मतलब कुएं, वेल किसके द्वारा अवेलेबल है, किसके द्वारा? टुल्लू पंप, समरसिबल, नदी, नहर, कैनाल, जिसके द्वारा सिंचाई किया जाता है, 143.3 लाख हेक्टेयर होता है। सीमांत जोत जिनके पास 4.73 हेक्टेयर लैंड है, 80% यूपी में है। उसके बाद 1 हेक्टेयर से छोटी है, इनके पास 68.45% भारत में है। तो मतलब 68% पॉपुलेशन के पास 1.08 हेक्टेयर से लैंड लेस है। उसके बाद ये अपना यूपी में है, यूपी के लिए ये अवेलेबल है। दैट्स ऑल। उसके बाद ये आप लोग का हो गया, और उसके बाद ये आपका एक उस करा दिया, ये आपका QR कोड है। That's all. Thank you. Have a nice day. God bless you.